बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सेंट्रल एशिया पढ़ना है जनरल नॉलेज में। सेंट्रल एशिया का पार्ट ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान में भी उसमें आता है, अफ़गानिस्तान से लेकर रशिया तक, और इवन चाइना के ऊपर जो मंगोलिया है, मंगोलिया से लेकर भी ऑनवर्ड कैस्पियन सी तक आता है। अगर मैं इसको आपको बता दूं, ये देखें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है ये मंगोलिया से लेकर, और ये वाला हिस्सा जो कि सिंकियांग का हिस्सा है, जो वेस्टर्न प्रोविंस है चाइना का, वो भी, और उसके साथ साथ ये वाला हिस्सा, और कैस्पियन सी के साथ भी दो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे आर्मीनिया और आज़रबाईजान, ये भी, और काकसस का रीजन, ये जो काकसस का रीजन है, जैसे चेचनिया, दागिस्तान वगैरह मौजूद है रशिया के, वहाँ पर भी, और अफ़गानिस्तान भी, और हिस्टोरिकली ईरान भी इसमें आता रहा है। तो ये सारा हिस्सा सेंट्रल एशियन स्टेट्स है। मगर जो कोर पार्ट है सेंट्रल एशियन स्टेट्स का वो ये है, जिसमें 5 तान है। 5 तान का मतलब क्या है? ताजिकिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान के ऊपर है, उसके ऊपर किर्गिज़स्तान, फिर उसके सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी कंट्री है काज़ाकिस्तान, और दरमियान में उज़्बेकिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट कल्चरली कंट्री है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमारी, और इसके अलावा तुर्कमानिस्तान, ये कंट्रीज़ हैं 1 2 3 4 5 6, इसको मैं ये जो है तुर्किस्तान, ये वाली कंट्री है। तो ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो सेंट्रल पार्ट हैं, यानी कि कोर पार्ट हैं, और आसपास के भी एरिया सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर आते हैं। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंस मैं बताऊं तो वो ये है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स से जो इन्फ्लुएंसेस हैं ईरान, और उसके बाद अफ़गानिस्तान, और ये इंडिया के अंदर आते रहे हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर जो पॉपुलेशन आबाद हैं वो यूरेशियन पॉपुलेशन है। यूरेशियन का मतलब है यूरोपियंस भी हैं और एशियंस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यूरोप से नीचे उतरते थे, वाइट कलर के थे। जो ख़ास तौर पर यहाँ हम, ये काज़ाकिस्तान है, ये काज़ाकिस्तान ये वाला, और इसके ऊपर जो रशिया है, रशिया की यहाँ पे ओरल माउंटेंस हैं। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी तो ये, चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ओरल माउंटेंस हैं। तो ओरल माउंटेंस से आर्यान्स आए थे, आपको याद होगा, गोरे रंग के आर्यान्स, और वो सेंट्रल एशियन स्टेट से होते हुए नीचे पाकिस्तान की तरफ और ईरान की तरफ आए थे। आर्यान्स, जिनको इंडो यूरोपियंस भी बोलते हैं, आर्यान्स ने ईरान बसाया। ईरान का नाम भी आर्यान्स के ऊपर है, यानी कि जो आर्यान्स थे वो ईरान में आए और ईरान उसके ऊपर बना। जितनी भी नस्ल के ये पर्शियन लोग थे वो ज़्यादातर आर्यान के नस्ल के थे, और उसके बाद ईरान के रास्ते से प्रॉबेबली वो इंडिया के अंदर दाखिल हुए, और यहाँ पे हमारी इंडस सिविलाइजेशन थी, हमारे जो बुज़ुर्ग थे सबसे पहले, उनको उन्होंने कमीन बना लिया और ख़ुद ब्राह्मण बन गए, ऊंची ज़ात वाले। तो ये सेंट्रल एशियन स्टेट से आर्यान्स सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। आपको याद हो कि हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी, उस नाज़ी पार्टी के मंशूर में भी यही था कि जो आर्यान्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ वही प्योर यूरोपियंस हैं, और वही जर्मनी के सिटीजन्स होंगे, और वो सुपर रेस है। और आर्यान्स का उनके मुताबिक मतलब ये था कि इंतहाई वाइट कलर, वो वाइट कलर जिसके अंदर कोई मिक्सचर ना हो किसी दूसरी रेस का, तो उन्होंने इसके ऊपर सेग्रीगेशन की थी। तो दूसरे नंबर पर हम आप देखते हैं हिस्ट्री में इस हिस्से को तुर्किस्तान भी बोला जाता है। इस हिस्से को क्या बोला जाता है? तुर्किस्तान। चाइना का जो ये वाला पार्ट है, ये जिसको हम बोलते हैं तुर्किस्तान, सिंकियांग, या ये काशगर है, तो सिंकियांग का इलाका जो है वो भी तुर्किस्तान, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एम्पायर थी पूरी की पूरी तुर्किस्तान की। तुर्किस्तान से ही जो लैंग्वेज है तुर्किक लैंग्वेज, वो यहीं से ही है। यहीं से लोगों ने जाके फिर तुर्की को आबाद किया था। यहीं से लोगों ने जाके इस तरफ को टर्की जो है वहाँ पर गए और वहाँ पे हुकूमत की थी। तो जो टर्किश पीपल थे
इनको मंगोलों ने कब्ज़ा किया। मंगोल जो मंगोलिया से निकले और इनको कब्ज़ा किया 13th सेंचुरी में, 1200 समथिंग, यानी 13th सेंचुरी में उनकी यलगारें स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने इसको कब्ज़ा किया। और फिर वही मंगोल्स जब मुसलमान हुए तो उसी में से फिर मुग़ल्स निकले, मुग़ल्स ने फिर हिंदुस्तान पे आ गए और यहीं से ही सल्जूक्स जो थे वो उन्होंने उस वक़्त की बहुत सारी लैंड को कब्ज़े में किया और इस्लाम को फैलाया। और फिर उसके बाद वही सल्जूक्स में से कबीले थे जिन कबीलों ने फिर उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी, जैसे कि उस्मान बे ने 1299 में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। उनका जो वालिद था अर्तुगरुल, उसके बारे में आप जानती होंगे, उनका ड्रामा बहुत मशहूर है। तो इस तरीके से सल्जूक्स जो टर्किश जो सेंट्रल एशियन रीजन के थे, ये स्लेव डायनेस्टी भी इन्होंने बनाई हिंदुस्तान में आके। तो सल्जूक्स ने स्लेव डायनेस्टी बनाई हिंदुस्तान में। सल्जूक्स ने ही, और सल्जूक्स के अंडर जो ट्राइब्स थे उन्होंने वहाँ पे जाके तो तुर्की को आबाद किया। सल्जूक्स और मंगोलों की एक मंगोल, क्योंकि मंगोलों से सल्जूक्स निकले थे, तो मंगोलों से फिर मुग़ल्स, यानी वो अपने आप को तो तैमूरी बोलते थे, तो मंगोलों का एक ख़ानदान था जिसको बोलते थे चुगताई ख़ानेत। चुगताई का कबीला था और चुगताई के कबीले से 1400 में से इस जगह से ताशकंद से निकला तैमूर लुंग ने निकल के आसपास के सारे इलाकों पे कब्ज़ा किया और कत्लेआम भी अच्छी खासी की। उसको चंगेज़ सानी भी बोलते थे। तैमूर लुंग ने हिंदुस्तान में भी कब्ज़ा किया और वहाँ पे उस वक़्त की मौजूद तगलुक हुकूमत को ख़त्म करके तो अपनी हुकूमत बनवाई, सैयद डायनेस्टी, और वो ख़ुद चला गया और अपने जो जनरल हैं वहाँ पर छोड़ गया। और उसके बाद ये तैमूर लुंग का जो पोता था बाबर, वो फिर हिंदुस्तान की तरफ आया और हिंदुस्तान को उसने कब्ज़े में किया। तो बाबर जो है वो भी अपने आप को तैमूरी कहलाता था, तो लेकिन बाद में ब्रिटिश ने उनको मुग़ल्स कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुग़लों को नफ़रत थी मंगोलों से। वो अपने आप को मंगोल नहीं कहलाना चाहते थे, क्योंकि मंगोलों से वो कन्वर्ट होके मुसलमान हो चुके थे उनके आबा अजदाद, लेकिन वो अपने आप को तैमूरी बोलते थे, तैमूरी डायनेस्टी। मगर जब ब्रिटिश यहाँ पे हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने टॉन्ट करने के लिए इनको मुग़ल कहना शुरू कर दिया, उनकी रूट्स को मंगोलों के साथ मिलाने के लिए, और मुग़ल ही मशहूर हो गया। तो आप देख सकते हो कि कितनी जो है वो कितने इन्फ्लुएंस है। आर्यंस यहाँ से आए, 1500 BC में आर्यंस की अटैक्स हुए। इन्होंने ईरान बसाया, इन्होंने हिंदुस्तान में वैदिक हिंदुइज़्म स्टार्ट किया। वैदिक हिंदुइज़्म जिसमें 4 फोक क्लासेस उन्होंने बनाई और उस फोक क्लासेस में ख़ुद ब्राह्मण बन बैठे। तो ईरान की बाद में एक पर्शियन एम्पायर बनी, बहुत बड़ी एम्पायर थी पर्शियन एम्पायर, जिसका ग्रीक्स के साथ भी मुकाबले होते थे। वो पर्शियन एम्पायर यहाँ हिंदुस्तान के इस इलाके से, जितना पाकिस्तान है वहाँ से लेकर तो ईरान से भी क्रॉस करके तो इजिप्ट तक, वो इतनी बड़ी एक पर्शियन एम्पायर थी, वो बनी और वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक भी जाती थी। फिर यहीं से निकलने वाले लोग जो आर्यंस और उसके बाद फिर मंगोल्स इसके ऊपर आबाद हुए, और मंगोलों से फिर सल्जूक्स आए। सल्जूक्स कहाँ गए? सल्जूक्स ने फिर बनाया उस्मानी सल्तनत बनाई, ऑटोमन्स बनाया। ऑटोमन्स उनके कबीलों ने फिर सल्जूक्स के अंडर स्लेव डायनेस्टी बनी, क्योंकि वहीं से तर्किक ओरिजिन के लोग स्लेव डायनेस्टी बनाई हिंदुस्तान में आकर। फिर उसके बाद यही जो मंगोलों में से एक चगताई कबीला था, उसके मुग़ल्स बने। पहले तैमूर लुंग हिंदुस्तान में आया और मुग़ल्स उसके बाद आए। तो इसका मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। आप देखें कि मुसलमानों के जो इस्लामिक सेंटर्स हैं वो यहीं पे आबाद हैं। काशगर यहीं है, अब वो चाइना में है। फिर उसके बाद ये समरकंद, जो किसी ज़माने में सेंटर ऑफ लर्निंग होता था,
यानी कि एवेन्यू ऑफ नॉलेज होता था। जिस तरीके से आज हम कहते हैं अमेरिका को कि वो नॉलेज का लैंड है, दैट इज़ लैंड ऑफ द नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। तो उस ज़माने में समरकंद, यहाँ पे पास था बुखारा, फिर इसी में खीवा, इसी में ईरान में शिराज, फिर उसके बाद गज़नी, अफ़गानिस्तान में गज़नी, लाहौर और ख़ास तौर पे बगदाद, ख़ास तौर पर इस जगह पर बगदाद। ये लर्निंग सेंटर्स कहते थे इनको ईस्ट के, जहाँ पे यूरोपियंस आना चाहते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट, सेंट्रल एशिया, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखें, ये ऊपर सबसे काज़ाकिस्तान है। काज़ाकिस्तान सबसे बड़ी कंट्री है। और इतना ऊपर वाला हिस्सा रशियन पॉपुलेशन है, बाकी नीचे मुसलमान हैं। इसका कैपिटल है यहाँ पर, इसको अलमाते बोलते हैं, अलमाते। लेकिन अभी काज़ाकिस्तान सोच रहा है कि बाकी कंट्रीज़ के साथ, चूँकि ये बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ को थोड़े से झगड़े उसके बने, तो उसने सोचा कि अपने कैपिटल को उठा के ऊपर ले आया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीचे हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट उज़्बेकिस्तान, जहाँ पे उज़्बेक नस्ल के लोग रहते हैं। ये जो उज़्बेक नस्ल के लोग हैं, ये ही कल्चरल सेंट्रल पॉइंट था, क्योंकि यहीं पे ताशकंद है, यहीं पे बुखारा, यहीं पे खीवा, जो मुसलमानों की पुराने कल्चरल सेंटर से वो यहाँ पर हैं, और सबसे ज़्यादा टूरिज़म इसी में ही होती है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर तुर्किस्तान, और तुर्किस्तान जो है वो डेज़र्ट कंट्री है, ये भी डेज़र्ट है, काज़ाकिस्तान भी डेज़र्ट है, उज़्बेकिस्तान भी डेज़र्ट है। ये सारी डेज़र्ट कंडीशंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तुर्किस्तान जो है, तुर्किस्तान की का जो इस वक्त कैपिटल है वो है अश्काबाद। ये अश्काबाद, ये ईरान के साथ यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हम आ जाते हैं किर्गिज़स्तान की तरफ, जो कि चाइना के बिल्कुल साथ है। किर्गिज़स्तान का ये कैपिटल है और इसको बिश्केक बोलते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो ये ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान का ये यहाँ पर कैपिटल है और इसको दुशंबे हम बोलते हैं। अब मैं इसको इन बॉर्डर्स को मिटा देते। अब देखें, इसकी थोड़ी सी जोग्राफ़ी की तरफ देख लिया जाए। मोस्ट ऑफ द रीजन इज़ डेज़र्ट, और यूरोपियन हिस्टोरियंस, यूरोपियन जोग्राफर्स मोस्टली रिलेट डेज़र्ट और एरिड कंडीशंस विद इस्लाम. I mean, mostly if we look at the Islamic world, that is present in the arid zone. Arid zone means where there is dryness and there is heat. So they attribute these characteristics with the Muslim nature. Muslims are considered to be very, very hot-headed, and then quarrelsome, and then they're very dry. They do not love music and other forms of art. So this is their perception, the European perception. So however, we do not agree to it, because we have seen in the history much of the art-loving people, they have thrived in Islamic regions. And most importantly, this desert region has got some learning centers where intellectuals, musicians, artists, they thrived and flourished. So now look at most of it. I mean, Kazakhstan, this is desert condition. Here is Turkmenistan, desert condition. Then in the center, this is Uzbekistan, desert conditions. But there are two countries here. This is the mountainous region and wet conditions. Mountainous regions. They are mountainous regions. I mean, Kyrgyzstan and Tajikistan, they make mountainous region. And this mountainous region, it enters into Afghanistan and then Pakistan. Pakistan का region जो ये वाला बनता है वो है हिंदू कश. हिंदू कश की माउंटेन्स ही ऊपर की तरफ जाती हैं, जो अफ़गानिस्तान की इस पट्टी में जो छोटी सी पट्टी है जिसको हम बोलते हैं वाखान की पट्टी, और ये ही माउंटेन्स ऊपर जाके पामीर की माउंटेन्स बन जाती हैं. पामीर, PALMIR, perhaps this is पामीर माउंटेन्स. और इन पामीर की माउंटेन से एक रिवर निकलता है जो बहुत बड़ा रिवर है, और ऑलमोस्ट सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स को ये सीराप करता है, और उस रिवर का नाम है दरियाए आमू. रिवर दरिया आमू.
दरिया आमू जो है वो निकलता है और सब की बाउंड्री लाइंस के करीब से होता हुआ, यानी कि ताजिकिस्तान और फिर उसके बाद तुर्कमानिस्तान की बाउंड्री लाइन, और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर जो है वो उज़्बेकिस्तान से होता हुआ उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान, ऊपर काज़ाकिस्तान के दरमियान में एक रिवर है जिसको सी है, सॉरी, इसको कहते हैं एरल सी, ARAL, एरल सी। उसके अंदर जाके ये ड्रेन कर जाता है। ये जो दरियाए आमू है ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है फॉर ऑल दीज सेंट्रल एशियन स्टेट्स, बट दिस दरियाए आमू हैज़ बिन एक्सप्लॉयटेड अ लॉट। जब रशियंस इसके ऊपर काबिज थे इस एरिया के अंदर, ऑलमोस्ट 1920s में रशिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया था, और फिर उसके बाद 1990 में जब USSR टूट गया था तो USSR ने इसको छोड़ा था। लेकिन USSR के प्लानर्स ने यहाँ पर में बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए इस रिवर के ऊपर। फिर इस रिवर में से एक कैनाल को निकाल कर तो लेकर गए तुर्किस्तान को इरिगेट करने के लिए। तो डाइवर्जन के साथ और बहुत सारे डैम्स के साथ और बहुत सारे बैराजेस के साथ ये सारा एरिया सीराप करने के लिए, और इस सारे डेजर्ट एरिया को उन्होंने कॉटन बेल्ट बना दिया। और वो समझते थे कि इस एरिया में ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान को बहुत एक्सप्लॉइट किया। उज़्बेकिस्तान और उसके साथ साथ काज़ाकिस्तान के एरिया में उन्होंने बड़े बड़े कॉटन बेल्ट्स बनाई, ताजिकिस्तान में भी। और उन कॉटन फील्ड्स में कॉटन उगा कर तो उसको रॉ मटेरियल के लिए रशिया में इस्तेमाल किया जाता था, उनकी फैक्ट्रीज़ में। अब सूरत हाल ये, और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स एक्सट्रीमली इस्तेमाल किए गए उसके लिए। अब हाल ये है कि ये जो एरल सी है विच इज़ लैंड लॉक्ड, वो सूख चुका हुआ है। और उसके नीचे अगर आप गूगल करें और उसकी पिक्चर्स को देखें एरल सी को, तो आपको नीचे से जड़ी बूटियाँ, वीड्स नज़र आएंगी, और वहाँ पे कोई पानी नहीं है, क्योंकि पानी आता ही नहीं। बहुत सारे बैराजेस और बहुत सारे डैम्स इसके ऊपर बन गए हुए हैं। तो इस तरीके और उस वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो इतना कंटेमिनेटेड हो चुका है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड से कि वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। तो ये एक्सप्लॉयटेशन, ये जो एरल सी का सूखना है, दैट इज़ द की एग्ज़ाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल unsustainability because of the unsustainable projects we have developed। तो ये एक दरियाए आमू है। अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक भी, क्योंकि अगर आप पढ़ें बुक्स बेयर्स हंट या बेयर्स ट्रैप, I think it was Bear's Trap. It was a book written by Brigadier Yusuf, the then ISI Afghan desk in charge. So when they were fighting against communism in Russia, so he said in the book that General Ziaul Haq used to say that Russians, not only would withdraw from Afghanistan, but would go beyond एरल सी। इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली पाकिस्तान इंटेंडेड टू लिबरेट अफगानिस्तान फ्रॉम रशियन फोर्सेस बट द होल सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल। तो ये दरियाए आमू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसको मिटा देते हैं। इसमें ज़्यादा डेजर्ट एरिया है और कुछ माउंटेन्स हैं जिसको पामीर की माउंटेन्स भी बोलते हैं। इसके बाद जो सिंकियांग का एरिया है ये भी माउंटनस रीजन है, लेकिन यहाँ पर भी डेजर्ट कंडीशंस मौजूद हैं। अब हम आते हैं तेल और ऑयल के कुएँ। ज़्यादातर सेंट्रल एशियन स्टेट्स में इस कैस्पियन सी के बेड के नीचे बहुत सारे ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब है गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज। और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जो कि कैस्पियन सी के पास है, और इसमें काज़ाकिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा आता है, तुर्कमानिस्तान आता है, यहाँ अच्छे खासे एनर्जी रिजर्व्स पाए जाते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान के साथ एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1990s में, जिसको कहते हैं टैप
तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, TAP, टैप। और फिर बाद में इंडिया को भी इसमें शामिल कर दिया, इसको टैपाई बोलते हैं। तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया गैस पाइपलाइन, बट इट हैज़ नॉट येट मटेरियलाइज्ड बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन अफ़गानिस्तान, लेकिन अभी तक वो पाइपलाइन में है, टैप आई। अब उसके बाद हम देखते हैं, चूँकि ये पामीर की माउंटेन से में पे बहुत सारे डैम्स बनाए और ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के पास बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, तो रिसेंटली पाकिस्तान ने, आई थिंक दिस वाज 2016 व्हेन पाकिस्तान साइंड कासा 1000 प्रोजेक्ट। कासा 1000 प्रोजेक्ट ये पाकिस्तान ने साइन किया था, 1000 प्रोजेक्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एनर्जी प्रोजेक्ट्स 1000। इसमें 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान ये दोनों देंगे अफ़गानिस्तान को, और पाकिस्तान जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो बिछेंगी, और यहाँ से क्योंकि उनके पास बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है जो उनके पास सरप्लस है और वो देना भी चाह रहे हैं, और अफ़गानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान में आएगी, तो ये कैसा 1000 है। और कब तक मुकम्मल होगी? ये ऑलमोस्ट 2023 यानी 2023 में ये ट्रांसमिशन लाइंस मुकम्मल होगी। इन 4 कंट्रीज़ ने 2016 में इस मुआहदे के ऊपर साइन किए थे, और ये मुकम्मल होगी 2023 कासा 1000। और टैपाई भी अभी पाइपलाइन में है। व्हेन एवर स्टेबिलिटी is restored in Afghanistan, टैपाई प्रोजेक्ट विल स्टार्ट। इट मीन्स तुर्कमानिस्तान से अफ़गानिस्तान और फिर पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन आएगी।